So let us wait for 1 more minute and then we will start. So next topic is priority based scheduling. अब इस प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होगा कि जो भी आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी that will be based on priority of the process. वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर गिवन कुछ नहीं है तो आपने प्रायोरिटी को कैसे लेना है? लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी. इसका मतलब कैसे है? लेट अस सपोज तो यहाँ पर है अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, और यहाँ पे प्रायोरिटी आपको मेंशन है. तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा? P3, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है. इसमें देखो यहाँ पे लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी. तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा? तो 0 से 9 तक P3, देन उसके बाद P1 शेड्यूल होगा क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 8. 9 से 13 तक P1 एंड 13 से 21 तक, सॉरी 21 तक P2. यस, ये क्लियर है? प्रीम्पशन तो बता दूंगा मैं, अभी बता दे. देखो यहाँ तो यहाँ पे अराइवल टाइम सभी प्रोसेसेस का सेम होगा, तो चाहे वो प्रीम्पशन है चाहे नॉन प्रीम्पशन, रिजल्ट सेम आएगा. अगर अराइवल टाइम ही सेम है सभी प्रोसेसेस का, तो चाहे वो प्रीम्पशन है चाहे नॉन प्रीम्पशन, वो सेम ही है. तो इसको दोबारा देख लो एक बार आप. इसको करके देख लो तो समझ में आएगा आपको कि देखो इसमें लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी थी? P3 की, तो वो पहले शेड्यूल हुआ. फिर P1 की, क्योंकि वहां पे 5 है, 5 इज स्मॉलर देन 8, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है.
लेकिन ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हायर दी प्रायोरिटी हायर दी नंबर, तो आपको उस हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो इसका ये बनेगा, आप करके देख सकते हो। ये प्रीम्पशन नॉन प्रीम्पशन जैसे मर्जी कर लो, रिजल्ट एक ही आएगा। रिजल्ट कब डिफरेंट आते हैं? जब आप दो डिफरेंट अराइवल टाइम्स की बात करते हो। क्लियर? सो अब हम करते हैं जिसमें अराइवल टाइम लोअर दी नंबर, मतलब जो हमने प्रायोरिटी में लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रायोरिटी का नंबर लिखा है, लेट अस को यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो इनमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? लोअर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी। तो ये लोअर है नंबर, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्लियर? लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा इसके लिए। क्वेश्चन में मेंशन होगा तकरीबन तकरीबन आपको। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसकी, इसी के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे प्रायोरिटी तो सबसे पहले नॉन प्रीम्पशन के केस में अभी हम देखेंगे। नॉन प्रीम्पशन प्रायोरिटी के केस में तो एट टाइम इंटरवल 0, एक ही प्रोसेस था, और क्योंकि ये नॉन प्रीम्पशन है तो वो अपना पूरे का पूरा चलेगा 0 से 7 तक, दैट इज P1। एट टाइम इंटरवल P1 सॉरी 7 आपके पास तीनों P2 P3 P4 रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं। तो इसमें से अब आपने प्रायोरिटी बेस पे जो सबसे हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है उसको शेड्यूल कर लेना, दैट इज P4। 7 से 12 तक आपका P4 चलेगा। उसके बाद P3, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 है, मतलब ये हायर प्रायोरिटी का है। तो 12 से लेके 16 तक P3, देन 16 से 17 तक
तो ये गैंट चार्ट हो गया आपका नॉन प्रीम्पशन का। अब प्रीम्पशन के केस में कैसा होगा? यहां देखो, सबसे पहले एट टाइम इंटरवल 0, आपका 0 से 4 तक तो P1 ही चलेगा, क्योंकि तब तक और कोई प्रोसेस अराइव ही नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से 4 तक तो P1 चलेगा ही चलेगा। उसके बाद है टाइम इंटरवल 4, आपके पास इसका नंबर कितना है 3, इसका प्रायोरिटी का नंबर कितना है 6, तो P3 शेड्यूल होगा, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। और ये 5 तक चलेगा, फिर 5 पे P2 आया, तो 3 की 3 is smaller than 7, तो then again P3 will be scheduled। ठीक है, फिर है टाइम इंटरवल 6, आपके पास P4 आया, उसकी प्रायोरिटी 2 है, जबकि P3 की 3 है, तो P4 शेड्यूल होगा। तो मतलब 4 से 6 तक P3, देन इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 2, इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 3, 4 से 6 तक वो, फिर 6 से 11 तक P4, फिर 11 से 13 तक P3, फिर 13 से 16 तक, प्रायोरिटी को देखते जाओ बस, P1, फिर 16 से 17 तक P3, सॉरी P3 नहीं P2। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो गैंट चार्ट्स में? यार जब बर्स्ट टाइम से कंपेयर करते थे वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट था, अब ये प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम है। तो है तो बस जैसा एल्गोरिदम है उस हिसाब से आपने शेड्यूल करना है। तो इसको देखो और इसके हिसाब से दोनों एल्गोरिदम्स के लिए फॉर प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव आपने टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करो 2 मिनट में। यहाँ वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये नॉन प्रीम्प्शन के लिए। ये प्रीम्प्शन के लिए। नॉन प्रीम्प्शन की बात करें तो P1 0 पे आया, इसको यहीं पे प्रोसेसर मिल गया, तो वेटिंग टाइम विल बी 0। P2 5 पे आया और प्रोसेसर मिला 16 पे, तो वेटिंग टाइम विल बी 11। P3 4 पे आया, 12 पे मिला, तो वेटिंग टाइम विल बी 8। P4 6 पे आया, 7 पे इसको मिला, वेटिंग टाइम विल बी 1। रिस्पॉन्स टाइम इन केस ऑफ नॉन प्रीम्प्शन विल बी सेम एज और वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में कितना होगा इसका 7। P2 5 पे आया, 17 पे खत्म हुआ, टर्न अराउंड टाइम विल बी 12। P3 4 पे आया, 16 पे खत्म हुआ, टर्न अराउंड टाइम विल बी 12। P4 6 पे आया और 12 पे खत्म हुआ, टर्न अराउंड टाइम विल बी 6।
अब इसी तरह से ये प्रीएम्पशन वाले केस का देख लो, वेटिंग टाइम कितना होगा इसका, यहाँ तक तो 0 और यहाँ पर 4 से लेके 13 तक 9, तो वेटिंग टाइम इस केस में 9। टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 0 पे आया 16 पे खत्म हुआ तो 16, रिस्पॉन्स टाइम 0। ठीक है, P2 5 पे आया और 16 पे मिला उसको 11, क्लियर। और टर्न अराउंड टाइम 12, रिस्पॉन्स टाइम 11। P3 4 पे आया तो यहाँ पर तो 0, लेकिन यहाँ पर 5 उसको टाइम यूनिट्स वेट करना पड़ा, तो 5। और टर्न अराउंड टाइम 13 पे खत्म हो गया, 4 पे आया था 9, और रिस्पॉन्स टाइम 0। P4 6 पे आया, 6 पे उसको प्रोसेसर मिल गया, आगे कुछ है नहीं तो 0 वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टर्न अराउंड टाइम 5 और रिस्पॉन्स टाइम अगेन 0। तो इस हिसाब से आपका ये प्रायोरिटी का एल्गोरिथम, क्लियर। हाँ जी, किसी को डाउट हो सो अब इसमें इस एल्गोरिथम्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सल्यूशन क्या हैं, वो हम अभी देखते हैं। प्रायोरिटी एल्गोरिथम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेट इज कॉल्ड स्टारवेशन, और इसको एजिंग के कॉन्सेप्ट से हमने रिमूव करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, और प्रोसेसेस आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मान लो जो प्रोसेस आपका P2 है, इसकी जो प्रायोरिटी है ठीक है, और जो प्रोसेस आगे आ रहे हैं इनकी प्रायोरिटी भी इससे काफी कम है, तो ये वाला प्रोसेस तो कभी शेड्यूल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी तो बहुत कम है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में ये हमेशा स्टार्व करता रहेगा। तो ऐसी एक र्यूमर भी थी कि IBM का एक प्रोसेस था, तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया, और जब 3 साल बाद आकर देखा तो भी वो प्रोसेस वेट ही कर रहा था, तो मतलब रेडी क्यू में पड़ा था, लेकिन उसकी बारी नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि जो भी प्रोसेस नए आ रहे थे उनकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस हमेशा स्टार्व करता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने सॉल्यूशन निकाला एजिंग, के हर कुछ टाइम बाद
मान लो हम इस प्रोसेस की प्रायोरिटी, हर प्रोसेस की प्रायोरिटी जैसे जैसे एज होती जाएगी थोड़ी सी इंक्रीज करते जाएंगे। लेट अस सपोज ये प्रोसेस अब पहले का है, पर यूनिट ऑफ टाइम हम -5 कर रहे हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम -5 कर रहे हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इस प्रोसेस की प्रायोरिटी रेडी क्यू में जितनी भी और प्रोसेसेस हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी। तो उस स्टेज में ये प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा ही मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ एजिंग हमने स्टारवेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? रिपीट कर देता हूं। ये IBM का, ये आपकी गैल्विन की बुक में ही दिया हुआ है, ये एग्जांपल जो उन्होंने कोट किया था। IBM का सिस्टम था, तो उस पे वर्क स्टेशन था बेसिकली। ठीक है, तो एजिंग का कॉन्सेप्ट मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, मान लो कि आपके पास स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जो काफी देर से रेडी क्यू में वेट करता रहेगा लेकिन उसको प्रोसेसर मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बहुत कम है। तो अगर उसकी प्रायोरिटी कम है तो उसको कभी भी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में कभी भी प्रोसेसर मिलेगा ही नहीं। तो उसके बाद के जो प्रोसेसेस आ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा होती है, तो वो शेड्यूल हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को के सोल्यूशन में उन्होंने क्या दिया, एजिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि जिस प्रोसेस की एज हो गई उसकी प्रायोरिटी हम अपने आप बढ़ाते गए पर यूनिट ऑफ टाइम। वो यूनिट जितना मर्जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर सकता है और जितनी मर्जी वो प्रायोरिटी उसकी इंक्रीज कर दे। तो मान लो हमने यहाँ पर -5 की प्रायोरिटी उसकी इंक्रीज करनी शुरू कर दी पर यूनिट ऑफ टाइम। तो एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना कि इसकी प्रायोरिटी 0 भी हो सकती है। तो मतलब बाकी जो भी सारे रेडी क्यू में प्रोसेसेस हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस प्रोसेस की हो जाएगी, तो और ये प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा। तो यही हमारा उसका कॉन्सेप्ट था एजिंग का, कि जैसे जैसे प्रोसेस बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है मतलब उसकी एज हो रही है और वो उसकी हम प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे एज हो रही है उसकी प्रायोरिटी को हम बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, तो जिससे वो शेड्यूल जरूर हो जाएगा। यस, एनी डाउट? प्रायोरिटी नेगेटिव, देखो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही है ना। अगर नेगेटिव बता दोगे तो उसका तो कोई ज्यादा यूज नहीं है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आप डेवलपर हो तो आप उसको नेगेटिव रखना चाहते हो तो नेगेटिव रख लो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना उसमें कि नेगेटिव के साथ आपने करना क्या है। तो आप प्रोग्रामर हो, वो तो आपने देखना है, लेकिन नेगेटिव प्रायोरिटी जनरली कोई रखता नहीं है। एजिंग क्या है? एजिंग में क्या है, प्रोसेस अभी रेडी क्यू में है, तो जैसे जैसे वो रेडी क्यू में बैठा है, लेट अस सपोज उसको रेडी क्यू में 1 मिनट हो गया है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 1 मिनट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने कह दिया कि पर 5 सेकेंड्स आप उसकी प्रायोरिटी -5 कर दो, मतलब उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी जैसी इंक्रीज हो रही है तो कभी ना कभी उसके शेड्यूलिंग की टर्न आएगी। यस, प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स की एजिंग के साथ आप इंप्रूव कर सकते हो। किस प्रॉब्लम को? स्टारवेशन की।
क्लियर है ये? एनी डाउट? और किसी को डाउट हो? सो नेक्स्ट अब एल्गोरिदम है हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। अब राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्या है? यस, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी स्टारवेशन हो सकता है, बिल्कुल सही। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी स्टारवेशन हो सकता है। If priorities of two processes are same, which one is given the preference? देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, ये ध्यान से सुनो, अच्छा इन्होंने याद दिलाया कि अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रायोरिटीज सेम है तो प्रेफरेंस किसको देनी है। जहां भी टाई हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो या प्रायोरिटी हो, जहां भी टाई हो और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि टाई ब्रेक कैसे करनी है, तो हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे आपको करना होगा। मतलब जो पहले अराइव हुआ उसी को आपको पहले शेड्यूल करना पड़ेगा। इनका लेट अस सपोज मैं बता रहा हूँ इनका फंडा क्या था। तो इसका आपने मान लो इस पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करना है, तो 0 से 5 तक कौन सा जाएगा? P1 एट टाइम इंटरवल 5। आप देखोगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P1 की ज्यादा है, तो एट टाइम इंटर 6 तक आपका P1 जाएगा। अब एट टाइम इंटरवल 6 आप देखोगे कि दोनों प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम है। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तब किस प्रोसेस को हमने शेड्यूल करना है। अगर इस तरह का कोई आ जाए सिनेरियो, तो आपने हमेशा और हमेशा किसको शेड्यूल करोगे? P1 को, क्योंकि ये पहले अराइव हुआ है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इस केस में कैसे बनेगा आपका 0 से 8 तक P1, 8 से 12 तक P3 एंड 12 से 17 तक P2। क्लियर? देखो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में एज, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो जशन ने अभी डाउट पूछा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो उसमें इंप्रूव, उसमें वैसे ही बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी आप करना चाहो तो एजिंग से आप उसमें भी सेम कर सकते हो। अगर अराइवल टाइम भी सेम हुआ हो तो आप कोई मर्जी ले लो, अगर अराइवल टाइम भी सेम हुआ हो। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, रेडी क्यू में जैसी प्रोसेसेस जाते हैं तो अराइवल टाइम कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0.0000001 का तो डिफरेंस होगा ही होगा। क्लियर? प्रिमिटिव का केस ही था ये, जो मैंने अभी बताया, ये प्रिमिटिव का ही केस था, नॉन प्रिमिटिव का नहीं था। ये प्रिमिटिव का ही केस था। एजिंग कैसे? जितनी देर उसमें ज्यादा होगी, तो आप ये कह रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने पूछा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में
जो प्रोसेस एंड सो ऑन बाकी सभी का वो कम है। अब पहली बात है कि जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में आपके पास आपको ये जो बर्स्ट टाइम की प्रेडिक्शन है, ठीक है, आप बर्स्ट टाइम को ऐसे प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे जो हमने बेसिक प्रॉब्लम इसको दी है। तो अब इसमें जो इन्होंने डाउट पूछा कि अगर इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि वो हमेशा के हमेशा उसको ये वाला प्रोसेस कभी शेड्यूल ना कर पाए, तो बिल्कुल ठीक है, ये शेड्यूल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये क्लियर पिक्चर ही नहीं मिलेगी कि बर्स्ट टाइम कितना चाहिए होगा। तो जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है वो एक्चुअल में फेल हो जाता है। तभी इसके जो आपके जो सॉल्यूशंस हैं, आप मान लो वहां तो एजिंग करते हो, ठीक है, आप इसमें जैसे रेडी क्यू क्या है, P2 प्रोसेस रेडी क्यू में है, तो अब यहाँ पे वो पड़ा है काफी देर से, ठीक है, पड़ा है। तो जैसे ये एज होगा तो इसको ऑटोमेटिकली वो लेकर जाएगा, लेकिन फिर बात आ जाएगी कि वो क्लियरली सिंपल SJF नहीं रहेगा, ठीक है। वहां तो ऐसे होगा कि कुछ देर के बाद आपने इसको सीधा प्रोसेसर दे दिया। तो लेकिन जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए, तो इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट्स का कोई ज्यादा मीनिंग ही नहीं। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो? तो अब राउंड रॉबिन स्टार्ट करते हैं। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्या है आपके पास कि आपके पास सीपीयू है, मान लो आपके पास रेडी क्यू में एक ही प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 10 सेकेंड्स, और आपने टाइम क्वांटम या शेयर टाइम जो मल्टीटास्किंग में बताया था दैट इज 1 सेकेंड। तो अब होगा क्या कि ये 1 सेकेंड यहाँ पर बिताने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कहां पर आएगा, इसके एंड में। तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा? सॉरी 5 पे पी एंड अप टू, तो कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने हो गए? 10। आप इसको ऐसे मत शो करना, चाहे कई आप वीडियो लेक्चर्स देखो वहां ऐसा शो किया होगा, लेकिन ये राउंड रॉबिन के मैकेनिज्म के हिसाब से नहीं है। उसमें क्या है कि पहले प्रोसेसर एग्जीक्यूट किया, फिर रेडी क्यू के एंड में जाकर वो लगता है। तो इसलिए राउंड रॉबिन में अगर कहीं क्लैश हो जाए तो वो जनरली FCFS से नहीं रिमूव होता, वो इसके खुद ही मैकेनिज्म ऐसा है कि खुद ब खुद उसकी आपको पता चल जाएगी। अगर किसी को ये वाली बात अभी समझ में नहीं आई है तो हम यूजिंग न्यूमेरिकल्स इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, इजी, फिर हम बाद में मुश्किल वाले करेंगे।
टाइम क्वांटम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। हाँ जी, इसको सॉल्व करने की करके देखो। जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने राउंड रॉबिन के सॉल्व करने हैं तो यहाँ पर आपको एक तो गैंट चार्ट की रिक्वायरमेंट है, ऊपर आपको एक रेडी क्यू मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया? P1, वो शेड्यूल हो गया प्रोसेसर के ऊपर। तो जैसी प्रोसेसर के ऊपर शेड्यूल हुआ 0 से 1 पे P1 शेड्यूल हो गया। अब एट टाइम यूनिट 1 P1 रेडी क्यू में दोबारा जाएगा और एंड में लग गया। एट टाइम यूनिट 1.001 P2 रेडी क्यू में आया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा शेड्यूल होगा? P1। ठीक है, एट टाइम यूनिट 2 P1 दोबारा रेडी क्यू में शेड्यूल हो गया और P3 फिर उसके बाद रेडी क्यू में आया। तो इस हिसाब से आपने अब इसको देखो, ये P1 वाला यहाँ पर हमने लगा दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 से 3 P2 होगा, तो यहाँ पे P2 आएगा क्योंकि वो बाद में वहां पर लगेगा। तो यहाँ तो अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 1। इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 1। देन P1 रिमेनिंग टाइम खत्म हो गया, ये P1 तो अब दोबारा रेडी क्यू में नहीं जाएगा। देन P3 की बारी आई, जैसे एट टाइम यूनिट P3 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वापस लग गया। देन P2 इसकी भी टर्न पूरी होगी 5 से 6। देन 6 से 7 P3 भी पूरा होगा। हाँ जी, ये इसको समझने में काफी टाइम लगता है अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स आए। तो जो डाउट है, अभी मैं कुछ डाउट ले सकता हूँ, तो आप प्लीज मेंशन, जिसको डाउट है प्लीज। तो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, इसमें एक सिंपल सी बात है कि जब तक प्रोसेस अराइव नहीं हुआ तो वो शेड्यूल कैसे होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या है आपके पास के प्रोसेस अराइव होके यहाँ पर पहले P1 रेडी क्यू में आया एट टाइम इंटरवल 0, ठीक है। तो आपने उसको प्रोसेसर दे दिया, कितने टाइम के लिए दे सकते हो? 1 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एट टाइम यूनिट 1 वो कहाँ लगेगा? दोबारा रेडी क्यू में। तो हमने दोबारा रेडी क्यू में उसको P1 को लगा दिया। P2 कब अराइव हो रहा है रेडी क्यू में? 1.001 पे। तो मतलब पहले P1 लगा फिर P2 लगा। क्लियर? तो फिर ऐसी दोबारा जैसी P1 चला तो एट टाइम यूनिट 2 ये दोबारा रेडी क्यू में लग गया।
P3 कब आया रेडी क्यू में? 2.001 पे। तो 2 से 3 तो P2 ने चलना था, ठीक है। जिस हिसाब से रेडी क्यू में अराइव हो रहे हैं उस हिसाब से उसको टाइम क्वांटम मिलता जा रहा है, उसको रेडी क्यू में से निकालते जा रहे हैं और शेड्यूल करते जा रहे हैं, बस ऐसी, ठीक है। इसको जो एक्स्ट्रा क्लास होगी हम उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ कुछ भी अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। मेन बात है कि रेडी क्यू आप कैसे बना रहे हो। P1 पहले 0 पे आया, इसको यहाँ पे मिला, एट टाइम इंटरवल 1 P1 दोबारा रेडी क्यू में गया, नया प्रोसेस कब आ रहा है? 1.001 पे। अब मान लो यहाँ पे 1 होता और यहाँ भी 1 होता, तो कैसे होना था? यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं चलना था, फिर पहले P2 नहीं लगना था आगे, इसने P1 ने एंड ऑफ रेडी क्यू में लगना था। क्लियर? मान लो ये ऐसे होता, कितना टाइम रह गया अभी? टाइम इज 10:26, तो इसको बाद में हम P3 नहीं चलेगा 3-4 में, वो मैं देख लेता हूँ। P3 नहीं, एट टाइम इंटरवल 2 आपका P1 आ गया था रेडी क्यू में, और P3 कब आया? 2.001 पे। तो 2 से 3 तक जैसी P2 चला तो 3 से 4 में P1 ने ही चलना था, क्योंकि वो रेडी क्यू में पहले अराइव हो गया P3 से। क्लियर? चलो, जिसको भी और डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं बता दूंगा आपके सीआर को, ठीक है। ओके।